नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। राहुल गांधी का अमेरिका में जो स्वागत हुआ, विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात के लिए जब वो कदम रखते हैं और जिस तरह से तालियां गूंजती हैं, जिस तरीके से राहुल के लिए नारे लगते हैं और कार्यक्रम देखकर समझ में आ जाता है कि कितना उसके पीछे इवेंट मैनेजमेंट है और कितना रियलिटी है। वो सब देखने के बाद कुल मिलाकर के दो शब्द में कहें तो राहुल का स्वागत देख करके भारत में बैठे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता, कुल मिला के कहें तो भाजपा बीजेपी बौखला गई और राहुल के चक्कर में जो अंधभक्तों की फौज है आईटी सेल पर, जो किसी को भी अब बख्शती नहीं है, किसी को नहीं बख्शती। सुप्रीम कोर्ट हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, संघ हो, मोहन भागवत हो और विपक्ष के नेता तो खैर वो तो टारगेट पे 24/7 रहते हैं। किसी को न बख्शने वाली ये फौज, ये भीड़, ये भस्मासुरों की भीड़ जो है, ये राहुल के चक्कर में अपने ही शिखर पुरुष, अपने ही पूज्य मोदी को बेइज्जत कर डाली। कैसे की है हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। सबसे पहले भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम, चर्चा में लाइए भाऊ को। भाऊ स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको जरा स्वागत वाले विजुअल्स दिखाते हैं। दिखाइए जरा, कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। राहुल जब पहुंचे हैं छात्रों के बीच जहां पर उनका व्याख्यान था, प्ले करिए, ऑडियो खोलिए। Join me in welcoming Mr. Rahul Gandhi ji, whose presence here this afternoon is an inspiration to all of us. Everyone, a heartfelt round of applause in recognizing our leadership and his dedication to India's future. Everyone, for Mr. Rahul Gandhi ji. ये देखा आपने, सब खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। सेल्फी लेने वाले दूर से जो जहां वहीं से खड़ा होकर के अपने मोबाइल के फ्रेम में कैप्चर कर रहा था कि उसी फ्रेम में राहुल और वो दोनों आ जाए। बात इतनी ही नहीं थी। इसके बाद राहुल ने उस रिश्ते की डोर पर हाथ रख दिया, हाथ क्या कहें, ब्लेड रख दिया कि वो रिश्ता टूटता जैसे ही लगा कि ये रिश्ता टूट जाएगा या पकड़ा जाएगा, ये गुप्त रिश्ता है, नाजायज रिश्ता है, ये नाजायज रिश्ता जैसे ही पकड़ा जाएगा, बौखलाहट और बढ़ गई। भाई, चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर अगर सवाल राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं तो बीजेपी और बीजेपी के स्लीपर सेल, आईटी सेल भक्तों को क्यों पीड़ा? मतलब संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। वो तो समानांतर है भाऊ, वो तो समानांतर है विधायिका और कार्यपालिका के। उसको नग्न करेंगे, उसके कपड़े उतारेंगे, तब देश की इज्जत बढ़ रही है। और राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार जैसे वो एजेंट बैठेंगे जब चुनाव आयोग में, उन पर राहुल गांधी बोल देंगे तो देश बेइज्जत होगा। बताइए ये कितना दोगलेपन की ये पाठशाला लगती कहां पर है? जरा पहले सुना दीजिए राहुल गांधी को सुनाइए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system.
We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. अब बड़ा क्लियर कर दें दर्शकों के साथ, वो जो समझना चाहते हैं उनके साथ। ये ब्राउन यूनिवर्सिटी में व्याख्यान था राहुल का फैकल्टी और छात्रों के साथ। अब विषय गौर से सुनिएगा, विषय क्या था? लोकतंत्र, सामाजिक समावेशिता और वैश्विक चुनौतियां। लोकतंत्र, सामाजिक समावेशिता और वैश्विक चुनौतियां, यानी लोकतंत्र के सामने वैश्विक चुनौतियां जो हैं उस पर व्याख्यान था। तो लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर व्याख्यान होगा तो चुनावी प्रक्रिया पर बात होगी ही होगी, बात होगी। फिर मैं 1 मिनट और लेता हूं, फिर भाव के पास चलता हूं। क्या क्या मुद्दे रखे? मुद्दे जो रखे वो भी सुन लीजिए, ये कई बार सुने होंगे लेकिन फिर सुन लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 39 लाख नए मतदाता जुड़े, 39 लाख। जबकि 19 के लोकसभा चुनाव से 24 के लोकसभा चुनाव में 32 लाख मतदाता जुड़े थे। मतलब 5 साल में 32 लाख नए मतदाता और 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता। जवाब तो देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि कुल मिलाकर के 9.54 करोड़ लोग वयस्क थे महाराष्ट्र में। मतलब वयस्क ही मतदाता हो सकता है। तो 9.54 करोड़ लोग, यानी 9 करोड़ 54 लाख, समझिए 9 करोड़ 54 लाख मतदाता होने थे, लेकिन जो वोट पड़े वो 9 करोड़ 70 लाख पड़े। तो जितने मतदाता हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे 16 लाख ज्यादा वोट कौन डाला? किसने डाला? ये इंद्र की सेना उतरी थी क्या आसमान से मतदान करने? तीसरा, मतदाता सूची मांगी चुनाव आयोग से, वो नहीं दे रहे हैं। चौथा, शिरडी में एक मकान में, एक इमारत में 7,000 मतदाता जोड़े गए। 7,000 एक मकान में। वो मकान कौन सा था? बुर्ज खलीफा में पता नहीं 7,000 होंगे लोग कि नहीं रहते हो। अब ये सवाल खड़े हुए अगर, तो यहां पे छनछनाहट हो गई, छनछनाहट हो गई। भाई जब हंसियक ब्याह में खुरपी गीत मोदी जी से हर आदमी थोड़ा गाएगा। लोकतंत्र पर अगर चुनौतियों की बात है तो चुनावी प्रक्रिया की ही बात करेंगे ना, कि वहां कहने लगेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम, जैसे अडानी पे सवाल हुआ तो मोदी क्या कहे? बाबू वसुधैव कुटुंबकम में हम यकीन रखते हैं। बात थी अडानी, कहे वसुधैव कुटुंबकम में, तो लोकतंत्र की चुनौती की बात थी। अब राहुल गांधी वहां क्या कहने लगे? ये क्लियर हो गया, बातें ये इतनी क्लियर हो गई। अभी यहीं पर नहीं मामला रुक रहा है। ये देखिए भारत की स्थिति, असली भारत की दिक्कत मोदी और शाह नहीं है। असली भारत की दिक्कत हम आप हैं। दिखाइए जरा मीडिया कवरेज, दिखाइए, शुरू करिए मीडिया कवरेज दिखाइए। जो स्क्रीनशॉट्स मैंने देखा है ये देखिए भाऊ, ये सब बड़े बड़े हो। इंडिया न्यूज, ईडी आपको छोड़ने वाला, राहुल गांधी के अमेरिकी टिप्पणी पर बीजेपी ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर सदमे में आए कांग्रेस। अब पहले बात, आई कांग्रेस या आया कांग्रेस में अंतर नहीं पता है, लेकिन लिख दिया है पांचजन्य। ये तो खैर देखिए, राहुल गांधी ने विदेश में फिर किया भारत और लोकतंत्र का अपमान, बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस नेता के 1-2 नहीं कई विवादित बयान। और दिखाइए, दिखाइए, धनाधन दिखाते जाइए। भाजपा ने राहुल को देशद्रोही बताया, कहा उन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय संस्थाओं का अपमान किया। आगे देखिए, संबित पात्रा ने खोली राहुल सोनिया की पोल, कांग्रेस में तहलका। वन इंडिया, देश को बदनाम करने की पुरानी आदत, इसी पर राहुल गांधी के बयान पर मचा घमासान। अगला दिखाइए, अगला दिखाइए। मेच्योर कब होंगे राहुल? इसको और गौर से देखिएगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, और ऐसा ही हिंदुस्तान बना दिया बेसिकली। यही सबसे बड़ी कि हिंदुस्तान कब मेच्योर होगा। सवाल तो हमारा यह है, मेच्योर कब होंगे? मेच्योर कब होंगे ये हिंदुस्तान पूछ रहा अखबार राहुल गांधी से, मेच्योर कब होंगे? विदेश में ईसी पर उठाया सवाल, मोहन सरकार के मंत्री ने राहुल को सुनाया, मेच्योर कब होंगे? चलिए अब हटा दीजिए, हटा दीजिए। मेच्योरिटी की दिक्कत है भाई, मेच्योर है जो सवाल पूछता है वही मेच्योर होता है, देशद्रोही होता है, ये सब होता है। वाकई देश विदेश में बड़ा अपमान किया है, सच बोल के, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ। लफाज अगर करे देश को बदनाम, लफाज, झूठ का पुलिंदा वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुना दीजिए जरा, 2-3 मिनट और लेंगे भाव, सुना दीजिए जरा। मोदी जी का इतिहास खोलिए, कुंडली, कुंडली खोलिए।
छोड़ो पंडित जी यार, नहीं बोले। डूब हाँ। गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार? आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। दवाइयां पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है। लंदन, अमेरिका, कैलिफोर्निया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, दोहा, दुनिया कोना कोना घूम करके बेइज्जत किया है भारत को इस शख्स ने। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पद है भारत के प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया कोने कोने में भारत के डॉक्टर, भारत की सरकारें, पिछली सरकारें, भारत के इंस्टीट्यूशंस, भारत का सिस्टम, भारत का तंत्र, सब कुछ लचर था। सब भारत के लोग, भारत के लोग, चाइना में बोला ना उन्होंने, हाँ, कि लोग भी ऐसे ही हैं। लोग ऐसे कि कहां पैदा हो गए। तो इतना घृणित स्थिति थी इस देश की, इतनी दयनीय स्थिति थी। ये इज्जत बढ़ा रहे हैं, ये अंधभक्त में करो, ये अंधभक्त इनको इनके कपड़े उतारेंगे और उतार शुरू कर रहे हो। अब इसके बाद क्या कहें, बताएं आप, अब आगे बताएं क्या बोले। देखिए आशीष, यहाँ पे तो सीधा सीधा 2014 के बाद हमारे देश में हर चीज का डेफिनेशन बदल गया है। यदि मोदी जी करे तो सदाचार, राहुल करे तो व्यभिचार। मोदी जी करे तो देश प्रेम, राहुल करे तो राष्ट्रद्रोह। जब ये आपने रेखांकित ही कर दिया है, तो कल राहुल यदि ये भी कहे कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश में हुए नहीं, तो भी ये ट्रोल से ना कहेंगे कि आपने ऐसा कैसा बोल दिया, आप मजाक कर रहे हो, मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हो, हमको मालूम नहीं है। वो ऐसी ही कहानी है। राहत इंदौरी का एक जोक है। राहत इंदौरी ने ऐसा ही कुछ इमरजेंसी के समय कुछ बोल दिया, तो पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार चोर है, तो पुलिस वालों ने उनको समझ कर दिया। बोला आपने कहा सरकार चोर है? उन्होंने बोला हाँ माए बाप, कहा सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि सरकार चोर है, ब्रिटेन की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, कि बांग्लादेश की सरकार चोर है। मैंने भारत की सरकार को तो चोर नहीं कहा, मैंने तो किसी और सरकार को चोर कहा। तो पुलिस वाले बोले हमको बेवकूफ समझते हो, हमको मालूम नहीं कहा कि सरकार चोर है। ये स्थिति अब अंधभक्तों की हो गई।
नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है जो वक्तव्य आपने दे दिए थे? सरकारें आती है, सरकारें बदलती है, लेकिन देश वही रहता है। देश की परंपरा लगातार बढ़ती रहती है। क्या मनमोहन सिंह या कभी किसी ने भी अटल बिहारी सरकार की कोई आलोचना की? क्या अटल जी के सरकार में गलत काम नहीं हुए? क्या अटल जी के सरकार में जैन डायरी से लेकर तमाम चीजें नहीं खुलासा हुआ? क्या बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने पैसा लेते हुए नहीं पकड़ा गए? एक मंत्री शेरशायरी करते हुए, रिश्वत लेते हुए नहीं दिखाई दिए? पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। लेकिन क्या कभी किसी ने इसका जिक्र विदेश में किया? नहीं किया। दूसरी बात, मैं संबित पात्रा जैसे कुपढ़े लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कौन सा डॉक्टर है मुझे पता नहीं, कैसा पास हुआ, क्योंकि ये खुद ही डॉक्टर है, उन्होंने डॉक्टरों की भी मजाक उड़ाया है, तो भी उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो आईक्यू लेवल उतना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर होने से थोड़ी होता है आईक्यू लेवल। क्योंकि डॉक्टरों में कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो मरीज को सिर्फ बात करके पहचान लेते क्या हुआ, और कुछ डॉक्टर 150 टेस्ट करने के बाद भी कोई गलत निर्णय ले लेते, टॉवेल छोड़ देते अंदर पेट में। अब ऐसी भी किस्से है, छोड़ दीजिए उस पर। अब मुझे बताइए सिंपल सी चीज कि जब अमेरिका में एक सर्वे होता है और वो कहता है कि भारत तरक्की करेगा या भारत देश को, विश्व को लीड करेगा, तो अमेरिका में जरा कुछ होता है तो भारत के प्रति पॉजिटिव आता है, तो ये सब सुबह से लेकर शाम तक वही बनेटी घुमाते हैं, ऐसा बोला वैसा बोला। यदि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाई ये ईवीएम गड़बड़ है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के कंपनियों के मालिकों ने कहा कि ईवीएम गड़बड़ है, चुनावी मशीन गड़बड़ है, तो क्या हमारे देश में इसके डिस्कशन नहीं होता? अमेरिका में क्या हो रहा है? कल अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा था, हमने हमारे यहां शो किया। कोई चीज छुपी हुई है क्या? तो राहुल गांधी यहां चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में जाए, चुनाव आयोग के खिलाफ डेलीगेशन लेके जाए, चुनाव आयोग में एप्लीकेशन लगाए, चुनाव आयोग को भला बुरा कहे, और अमेरिका में जाके कहे कि नहीं हमारा चुनाव आयोग एकदम भगवान का अवतार है। तो अमेरिका से मूर्ख है क्या? क्या वो भारत में क्या चल रहा है उनको पता नहीं पड़ता? हमारे यहाँ जब कोविड के टाइम पे गंगा के किनारे लाशें दबा दी गई थी और एक बरसात के पानी ने ये विभत्स दृश्य सामने लाया और नग्न कर दिया उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को, तो अमेरिका में फोटो छपे उसके, अमेरिकी अखबार ने उसमें फोटो छपे। तो अमेरिका में जो लोग हैं, क्या वो भारत के बारे में जानते नहीं कि भारत अभी वही सपरों का देश है? आयरन कर्टन तो नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोग आते हैं जाते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, यहाँ की अखबारें वहां पढ़ते हैं। न्यूज लॉन्चर के कई ऐसे दर्शक है जो मुझे टोक्यो से भी मैसेज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी मैसेज करते हैं, मेरे बोस्टन में बहुत बड़ा है, यूके में एक ऐसा ग्रुप है जो न्यूज लॉन्चर को देख के बाकायदा एक दूसरे को शेयर करता है। तो जब मैं भारत में रहूं तो सारी बातें कहूं कि देश में क्या चल रहा है, और जब कल लंदन जाऊं तो वहां जाके कहूं कि नहीं मेरे यहाँ तो देश सोने की चिड़िया है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी महामूर्ख है, ये बोलूं मैं? इससे देश की इज्जत बढ़ेगी? देश की बेइज्जती तो तब हुई जब व्हाइट हाउस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे नहीं पाए हमारे प्रधानमंत्री, सवाल अंग्रेजी में था, और प्रधानमंत्री की चल बिचल देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने खुद कहा, ट्रंप ने, ओके आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। वो समझ में आ गया कि ये इसको समझ में नहीं आया सवाल, क्या जवाब देगी। बेइज्जती तब होती है देश की जब रुपया रसातल पे जाता है, डॉलर के तुलना में लोग हंसने लगते हैं, भारत का आयात करने वाला रक्त रंजित हो जाता है, तब बेइज्जती होती है। 700 किसान धरने पे मरते हैं और तब किसान धरने पे मर जाते हैं, तो तब बेइज्जती होती है भारत की। जिस देश में 81 करोड़ लोग देश के अनाज के भीख के ऊपर जिंदा है, ये सारे विश्व को पता है, तब बेइज्जती होती है भारत की। सिंगापुर के पार्लियामेंट में एक नेता वहां के बताते हैं कि भारत में कितने क्रिमिनल लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, कितने के ऊपर क्रिमिनल केसेस है।
ये जब आंकड़ा वो अपने पार्लियामेंट में देता है तो तब भारत की बेइज्जती होती है। हर 8-1 घंटे में एक किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करता है महाराष्ट्र में, तब भारत की बेइज्जती होती है। कुंभ के भगदड़ में हजारों लोग मर जाते हैं, तब भारत की बेइज्जती होती है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क की बात करने वाले लोग जब रेलवे पे लगातार एक्सीडेंट बढ़ते हैं और लोग मरते हैं, तब बेइज्जती होती है भारत की। जब 10 नौकरियों के लिए 1 लाख लोग आवेदन करते हैं, तब भारत की बेइज्जती होती है। कैसी भारत की इज्जत, कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं लोग? छद्म दुनिया एक बना के रखी है कि हम ही कुएं के मेंढक है और कुएं में ही हम इसी को, यही हमारा भगवान है, और ये बोले तो सत्य वचन है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी हो गई है। चुनाव आयोग में गड़बड़ी हो गई है, ये अमेरिका के अखबारों में पहले से छप रहा है। यहाँ के नेता क्या कह रहे हैं, वो अमेरिका के अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंट इंडिया में जो है वो भजन करने और दाल रोटी खाने और कोई दाल मखनी खाने नहीं आते। वो लोग यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। ये बीबीसी की ही रिपोर्ट थी जिसने बोफोर्स कांड उजागर किया था और जिसके बदौलत विपक्ष सत्ता में आया था। तो भारत की चीजें यदि बाहर जाती है तो क्या भारत के नेता बोलने से अपमान होता है? ऐसा है तो फिर सारे विदेशी पत्रकारों को बैन कर दो भारत में, सारे विदेशी चैनल ब्लॉक कर दो, अपने चैनल बाहर जाने से ब्लॉक कर दो, चाइना कोरिया जैसा कन्फाइन बनो और फिर करो हमारी इज्जत, हमारी इज्जत। ये ब्लॉक तो किया जा रहा है। ये इज्जत की बात करेंगे, शर्म आनी चाहिए संबित पात्रा को। नहीं, आपने कहा ब्लॉक तो कर रहे हैं। अभी आपने बताया ना कि जहां दलितों का उत्पीड़न क्या, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कहा कि इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो बेइज्जती हो गई। और मुख्य चुनाव आयुक्त को कहते हैं कि ये मुसलमान का चुनाव आयुक्त है, निशिकांत दुबे, तब देश की इज्जत बढ़ती है। क्या निशिकांत दुबे ने जो वक्तव्य किया चीफ जस्टिस के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, क्या विदेशों में छपा नहीं है? क्या विदेशों में गया नहीं है? कुएं के मेंढक है ये जो विदेश में बेइज्जती की कर रहे हैं। भारत में जो होता है, भारत में यदि किसी मस्जिद में जाके हमला करोगे तो बांग्लादेश में उसका रिएक्शन होता है। क्यों आज मंदिरों में हमले बढ़ रहे हैं पूरे विश्व में? ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर क्यों हमले बढ़ रहे हैं? आप किसी की ईस्टर की पूजा में जाके वहां बजरंग दल के लोग मार के आते हैं, उन लोगों को कन्वर्जन हो रहा है। आप यहां क्रिश्चियनों को मारोगे तो जहां क्रिश्चियन बहुल देश है वहां क्या भारतीय बचेंगे क्या? वसुंधैव कुटुंबकम क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधैव कुटुंबकम में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं। मुसलमानों को जगह नहीं है, दलितों को जगह नहीं है। करप्शन के नाम से आप मुझे बताइए, भारत की कंपनियों ने, जो सरकारी कंपनियां हैं, HAL, इंडियन ऑयल, इंडियन रेलवेज, ये तो प्राइवेट कंपनी नहीं है। इस कंपनियों ने रिश्वत खाई अमेरिकन कंपनियों में काम देने के लिए। ये बात अमेरिका में पकड़ी गई। अमेरिकन कंपनियों ने कहा कि हमने रिश्वत दी, हमसे गलती हो गई, और 300% उनको फाइन लगा। उन्होंने फाइन भरा। ये सारी दुनिया के सामने है। अमेरिका के कोर्ट में जब ये तय हुआ कि इंडियन कंपनियों में काम करने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ी, इसके लिए आप फाइन दो, तो भारत की इज्जत बढ़ गई। क्या भारत सरकार ने कभी ये तय किया, पूछने का विचार ये किया, जरूरत की कि कौन से कंपनी भाई ये कौन से किसको दिया भारत में, जरा हमको बताइए रिश्वत? हमारी भी देश की बेइज्जती है। आखिरकार ट्रंप को ये बोलना पड़ा कि भाई ये कानून बंद करो, नहीं तो भारत में आप काम नहीं कर पाओगे, बगैर रिश्वत का भारत में काम नहीं मिलता। यही मैसेज गया ना विश्व में, तो विश्व का नाम बड़ा ऊंचा हो गया। उसी अमेरिका के विदेश विभाग की रिपोर्ट आती है कि भारत में प्रेस की आजादी नहीं है, भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उसी अमेरिका के अपना पासपोर्ट रैंकिंग में नीचे जा रहा है, अब भारत की इज्जत ऊपर जा रही है। संबित पात्रा जरा बता दे, भारत की इज्जत कैसी बेइज्जती कर रहे हैं?
नोमैन की रेटिंग अभी आई है 5 अप्रैल हाँ के आई है ना। आसपास 148वें नंबर पर, 199 देश में 148वें नंबर पर भारत का पासपोर्ट है। मतलब भारत की बहुत, अरे किसी भी देश की करेंसी कितनी स्ट्रांग है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू कितनी है, उस पे डिमांड करता है, उस पे भारत की इज्जत बढ़ती है, इससे इज्जत बढ़ेगी। ऊपर टाई वाई लगा के बैठे हो, सामने बिल्कुल ऐसा चेहरे पे ऐसा हंसी मजाक, अच्छा गॉगल पहने हो और पीछे पैंट फटी है तुम्हारी, पिछवाड़ा दिख रहा है दुनिया को, और कहते हो कि हमारी इज्जत देखो। ऊपर है ये पढ़े लिखे, इनको जरा पढ़े लिखे होते तो ये पासपोर्ट पे चिंता जताते, पढ़े लिखे होते तो किसानों की जो जीवन लीलाएं समाप्त करते, किसान परेशान होकर उस पर करते। बेरोजगारी का आलम यह है कि 10, मैंने कहा ना कि 10 जगह होती है, 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। हंसी मजाक लोग हंसते हैं भारत पे, प्रधानमंत्री पे लोग हंसते हैं कि जो जवाब नहीं दे पाता सवालों के, अंग्रेजी में पूछे सवाल समझ में नहीं पाते। अरे बोल दीजिए कि बोल दीजिए, हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम अंग्रेजी नहीं जानते, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी बात करो, ट्रांसलेटर लो भाई क्या जवाब है, हम जवाब देंगे। बगले झांकने लगते हैं। अमेरिका आपको घुटने पे लाता है और आप घुटने पे आ जाते हो। अमेरिका आपके ऊपर टेरिफ लगाते हो और आप अमेरिका के पीछे आपके लोग हथकड़ी लगा के अमेरिका ने भेजे, तब इज्जत कहां गई थी संबित पात्रा? तब भारत की इज्जत कहां गई थी? और ये दूसरा कूपड़ हमारा, ये विदेश मंत्री बोलते ऐसे ही भेजते हैं। तो विदेश मंत्री तो विदेश मंत्रालय में जूनियर से लेके सीनियर रैंक तक रह चुके हैं। बताएं इसके पहले भारत में डिपोर्ट कब कब किया गया हथकड़ी लगा के? एक केस बताएं। मूर्ख आदमी बेइज्जती बेइज्जती करवा रहे भारत की, ये बेइज्जती का ठेका लेकर रखा इन लोगों ने। लेकिन इतने मूर्ख है कि इनको बेइज्जती होने के बाद भी समझ में नहीं आती। एक पिक्चर थी आशीष, मैं फिल्में देखता हूं इसलिए मुझे याद आता है, एक गोविंदा की फिल्म थी। गोविंदा उस एक हीरोइन के साथ, मतलब एक लड़की जो होती है एक विलन के साथ खड़ी है और गोविंदा उसके पीछे लगा हुआ था लड़की के, हीरोइन के। और हीरोइन को लग रही थी कि वो जो है विलन जो है वो करोड़पति है। तो उसमें गोविंदा मिलता है उसको, तो बोलता अच्छा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बोले हाँ। अरे बोले ये तो बहुत बड़ा ताकतवर है, मर्द है। तो बोलता हाँ हाँ मैं मर्द हूँ। बोले देखो अब मैं इसको एक मुक्का मारूंगा कुछ नहीं होगा। वो एक ठूसा मारता है, वो बोलता है कुछ नहीं हुआ मुझे। ऐसा करते करते गोविंदा उसको 10-12 ठूसे मारते, बुरी तरह से पीटता है। अब बोलता है भाई मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा पहलवान है तू, और निकल जाता है। एक दारूडिया वहां से गुजरता है, बोला यार पागल है, तेरे को पीट के चला गया, तेरे को समझ ही नहीं आई। ये भारत की स्थिति है विदेश में। आते हैं पीट के जाते हैं और हम मुंह का मार खा के बोलते कि नहीं हम स्ट्रांग है। अरे क्या स्ट्रांग है? कोई भी आके टपली मार के जाता है, चाइना आके टपली मार के जाता है, बांग्लादेश आके टपली मार के जाता है, पाकिस्तान टपली मार के जाता है, सिंगापुर क्या यहाँ तक कि हमारा नेपाल आंख दिखाना शुरू करता है। अमेरिका ने तो घुटने पे बिठा के काम करवा लिया, नीचे बैठ, चल मैं जो बोलता हूँ लिख ले, तेल भी मेरे से लेगा, ये भी मेरे से लेगा, वो भी मेरे से लेगा। हमने एक प्लेन बनाया है जो कूड़ा कचरा है, यहाँ बार बार गिरता है, हमारे पायलट मर रहे हैं, ये भी तुम उठाओ कूड़ा कचरा, तुमको दे दिया हमने। हाँ माए बाप, हाँ माए बाप। और भारत की इज्जत बढ़ गई। एक फिर भारत के उद्योगपति ने, भारत के एक बड़े उद्योगपति ने जो सरकार का दामाद बना बैठा हुआ है अडानी, इसके ऊपर अमेरिका से वारंट निकलता है क्योंकि उसने फर्जी रिश्वत दे दे के लेटर लिए हैं। भारत की बेइज्जती हो गई पूरे विश्व में, और ये कहते कि भारत की इज्जत मतलब विकास। एक यूट्यूबर जो सबसे बड़ा अपने आप को कहता है वो बोलता है कि विकास माने अडानी है। अरे चंद सिक्के में आप तुल गए होंगे भैया। देश की 145 करोड़ लोग गरीब हैं, लेकिन तुलने में नहीं, उनकी किसी की औकात नहीं उनको खरीद ले। बहुत ईमानदार लोग हैं इस देश में। और अडानी का वहां वारंट निकला, बहुत इज्जत होगी देश की, बहुत इज्जत। हाँ, डोवाल साहब को होम मिनिस्टर का नाम ले लिया कि वो जो मर्डर करने का प्लान हुआ था उसमें बहुत इज्जत बढ़ गई भारत की। कनाडा के साथ, कनाडा के यहाँ किलिंग करवाया उसने, सीधा भारत पे नाम लिया, बहुत इज्जत उड़ गई भारत की। क्या इज्जत हो गई भारत की?
लेकिन लेकिन इसमें दो बातें और, एक मीडिया की भूमिका, भारत की इज्जत कैसे बढ़ती है, मीडिया की भूमिका नहीं भाव, इसलिए इसलिए देखिए बड़ा क्लियर, मतलब दाएं बाएं नहीं हम लोग जाएंगे, बिल्कुल सीधा। कनाडा से विवाद हुआ था, कनाडा ने, ट्रूडो ने बहुत भारत का अपमान किया, बहुत अपमान किया, और इस देश की मीडिया ये कहाँ है, वो क्लिपिंग्स लानी चाहिए, दिखानी चाहिए। कनाडा जल्द ही भीख मांगने वाला है, आपको याद होगा, कनाडा जल्दी भारत से पंगा लेके गलती किया है, कनाडा जल्द ही भीख मांगेगा, कनाडा घुटनों पर आ जाएगा, कनाडा रेंगने लगेगा। कनाडा आज आज भी वैसे ही है, और ज्यादा मस्त है, और ज्यादा मस्त है। मस्त है। और उसने कनाडा ने टक्कर दिया, ट्रंप से टक्कर आपके दिया। जैसे अमेरिका के सामने घुटने नहीं लेके अमेरिका को टक्कर दी, और कनाडा बड़ी और बात मेक्सिको के साथ कोई उनका टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं है। और बड़ी बात भाऊ, अभी जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर, ट्रूडो की पार्टी चुनाव हारना उसका तय था, करीब करीब तय था, उसने ट्रंप से ऐसा टक्कर लिया कि चुनाव जीतने जा रही है। अब क्या है, अभी आज ही देखिए, आज ही कई हैं TV9 और ये पोर्टल में, सुबह आंख खोलते ही पहली हेडलाइन नजर आई, जल्द ही चीन नाक रगड़ेगा। ये इतना जब से चीन नाक रगड़वा चुके हैं, मुझे लगता है कि जिनपिंग की नाक तभी छोटी हुई, रगड़ते रगड़ते इतना रगड़वा चुके हैं ये, कि नाक रगड़ेगा, कान रगड़ेगा। इन सबकी मक्कारी, इनको पूछना चाहिए था राहुल गांधी। अच्छा एक बात सोचिए, खाली एक आखिरी सवाल, अगर पत्रकारिता और वैश्विक चुनौतियां इस विषय पर लंदन में कोई व्याख्यान हो, पत्रकारिता और वैश्विक चुनौतियां, वहां पर आप जाएं, अवसर हो कि आप पहुंचे वहां, हम पहुंचे, कोई भी गया, तो हम क्या कहेंगे, भारत में पत्रकारिता अपने स्वर्णिम दौर में है। हम तो यही कहेंगे कि भारत में पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, पत्रकारिता ही नहीं है, हम यहाँ पर आ हाँ गए हैं तो हमको भी नहीं वो करो। ये हम क्या कह देंगे वहां जाकर के, तो देश का अपमान हो जाएगा। आपने पत्रकारिता को ले लिया, घोट लिया, हम झूठ बोलेंगे जाकर के कि नहीं पत्रकारिता है, वहां वाले कहेंगे, हम अगर ये बोल दिए जाकर के विदेश में कि नहीं पत्रकारिता अपने स्वर्णिम दौर में है भारत में, तो क्या लंदन में नहीं पता है, क्या वाशिंगटन में लोगों को नहीं पता है भारत में पत्रकारिता क्या स्थिति है। वर्ल्ड जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, प्रेस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूरी दुनिया का बनता है, वो जब बस बनता है तो पूरी दुनिया को उस पता होता है कहाँ पे कितना प्रेस फ्रीडम है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर अगर भाऊ ने बोल दिया, हमने किसी ने बोल दिया कि हमारे देश में पत्रकारिता स्वर्णिम दौर में है, तो वहां चप्पल फेंक के लोग मारेंगे कि हमने गलत आदमी बुला लिया, हम तो पत्रकार, हमको बुलाना था इसमें व्याख्यान में, हमने दलाल बुला लिया सरकार का भारत से, इसको भगाओ मंच से उतार करके। राहुल ने 4 सवाल पूछे नंबर के साथ, 9 करोड़ 54 लाख एडल्ट मतदाता, एडल्ट थे, एडल्ट जितने हैं उतने ही मत डाल सकते हैं, 9 करोड़ 70 लाख कैसे हुए। बताना चाहिए मीडिया को भी और सरकार को भी, कि यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल के मुंह पे कालिक पोत देते, भाई संबित पात्रा आंकड़ों के साथ आते कि नहीं राहुल गांधी झूठा है, विदेश में जाकर झूठ बोल रहा है। सच बोलना अपराध हो गया, सच बोलना, झूठ तुम्हारे जैसे बोले तालियां बजवाए। राहुल ने क्या कहा, राहुल ने कहा एक इमारत में शिरडी में, एक इमारत में 7,000 मतदाता पड़े, आप लाते सबूत, खंडित करते उसको। राहुल ने क्या कहा, 2019 से 2024 तक 32 लाख वोट बढ़े थे, और 24 में लोकसभा से विधानसभा के बीच 5 महीने में, 5 साल में 32 लाख बढ़े, 5 महीने में 39 लाख बढ़े। आप बताते, जवाब नहीं देना है। मतलब थेथरई का की जो इंतहा है भाऊ, थेथरई की इंतहा, कि हम नहीं बताएंगे तुम, लेकिन बस ये कहेंगे मैं झूठे हो, देशद्रोही हो, झूठे हो, देशद्रोही हो। मैं तो इनको एक पूछता हूँ कि आप निशिकांत दुबे के बारे में क्या स्टैंड है आपका, हम्म, जिसने मुसलमानों का आयोग कहा हाँ हाँ और विदेशों तक की बातें गई है, हाँ। इसका क्या कहना है? हम्म, सीधी बात। इसलिए ये जवाब नहीं देंगे। सोचिए उस दौर में चर्चा हो रही है जब पिछले 48 घंटे में देश की सुप्रीम कोर्ट, जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के समानांतर है, उसकी इज्जत को पूरी पूरी दुनिया में उछाला है। जब चुनाव आयुक्त को, खबरों का हाँ स्पीड इतना है हाँ कि पोप फ्रांसिस, क्रिश्चियन समाज के धर्मगुरु, ने अंतिम सांस ली और चंद मिनटों में पूरे विश्व को खबर चली गई। पूरे विश्व में खबर है, पोप फ्रांसिस नहीं रहे,
उसको 10 दिन नहीं लगते हैं खबर ट्रांसफर होने के। और आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा, ये विश्व में सब लोग सुन रहे हैं। सब तब वो सुन रहे बेइज्जती हैं। नहीं है, तब नहीं इज्जत बढ़ रही है देश की, हाँ। क्योंकि दुबे जी कह रहे हैं, संबित पात्रा, दुबे, ये सब सवर्ण लोग हैं, इनके ही मुंह से ब्रह्म वाक्य और वेद इन्हीं के मुंह से निकले हैं ना। आखिर में इस शो के, ठीक है, इन लोगों के लिए एक कोट है और वो ये कोट मैं नहीं बता रहा हूं, ये डॉक्टर SY कुरैशी, जिसे बताया था मुस्लिम आयुक्त, चुनाव आयुक्त ने, मुस्लिम आयुक्त, उन्होंने खोज के निकाला। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये दुनिया के बड़े थिंकर्स में से नाम है, जो लोग भी हायर स्टडीज किए हैं उनको सबको पता होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनका कोट डाला है SY कुरैशी ने। आखिर में वही बताएंगे, वो जानना जरूरी है सबके लिए। I learned long ago never to wrestle with a pig, never to wrestle with a wrestling कुश्ती with a pig. You get dirty and besides the pig likes it. ये SY कुरैशी ने नहीं कहा, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं सुअर के साथ कुश्ती लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सुअर के साथ कुश्ती लड़ोगे तो आप गंदे हो जाओगे। सुअर को बहुत अच्छा लगेगा जब आपके ऊपर गंदगी छा जाएगी। हाँ, समझने वालों की इशारा काफी है। इतने मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इतने सजग हैं, इतने जागरूक है कि इसके मायने क्या है, बर्नार्ड शॉ का वो डायलॉग यहाँ क्यों आया है, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम मैं और आशीष गंदगी लेना नहीं चाहते अपने सर पे, नहीं, हम थोड़े सही से नहीं, और हम तो साफ सलाह सुथरे देंगे, हम तो सलाह देंगे इस देश को भी। ये इस देश के भाऊ, मुझे लगता है 75-80% लोगों के काम का कोट है ये, 75 से 80%। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस देश को भी गंदगी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल इस देश को भी गंदगी नहीं लेना चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, कल हम फिर आएंगे, भाव साथ होंगे, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्ते। नमस्कार।